सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। निशा राठौर हैं, यामीन खान हैं, विकास ढकोलिया हैं, अंकित हैं, श्वेता यादव हैं, उज्ज्वल यादव हैं, बहुत अच्छे भोला गुज्जर, प्रियंका बघेल, प्रिंस यादव, शिवम राव, भानु प्रताप, रोहित बैसला, धीरज हैं, दीपक हैं, नेहा हैं, विनोद हैं। सभी प्यारे साथी एक बार क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। चलो भाई, सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास से जुड़ो जल्दी से। गुड आफ्टरनून। सिलेबस कब खत्म होगा सर जी? भाई और मान लो 8-9 क्लास आपकी हो जाएगा फिर, ठीक है ना? तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़िएगा, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आरबीआई तो बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है ना भाई? काम क्या है फंक्शन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था इशुअर ऑफ करेंसी। भैया करेंसी वरेंसी जारी करता है, पैसे वैसे जारी करता है, नोटों का निर्गमन करता है, ठीक है ना भाई? तो पैसे वैसे जारी करने का काम किसका है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो पहला काम नोटों का निर्गमन, नोट जारी करना, जिसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। नोटों का निर्गमन यानी कि करेंसी इशू करना, करेंसी जारी करना। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। राम राम जी, मेरे को कल ही बताया। हाँ बिल्कुल, कल ही बताया था, ठीक है ना? चलो एक बार जुड़ जाइएगा जल्दी से। चलो अगर मैं बात करूं बेटा दूसरा काम कौन सा है आरबीआई का, दूसरे नंबर का काम, इंपोर्टेंट कामों की बात कर रहे हैं बेटा, बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है ना भाई? यानी कि बैंकर्स बैंक कहा जाता है, बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। तो आरबीआई कौन है? यानी कि बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक यानी कि बैंकों का पापा है आरबीआई, ठीक है ना भाई? बैंकों की जो भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना भाई? चाहे मैं बात करूं बैंकों को ऋण की आवश्यकता हो, पैसे की आवश्यकता हो, किसके पास जाएंगे मांगने? भैया जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो आरबीआई उनको पैसे उधार देता है, उनको लोन देता है, ऋण देता है। बात समझ में आ रही है ना? तो बैंकों को पैसे पूसे देना, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। यह सरकार का भी बैंक है, ठीक है ना भाई? ये सरकार का भी बैंक है और ये बैंकों का भी बैंक है। तो बैंकर्स बैंक कहा जाता है इसे, बैंकों का पप्पा कहा जाता है। बच्चे ध्यान रखना है, ये क्या करता है, जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, सीबी बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है, पैसा उधार देता है, उनका नियंत्रण करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, नियंत्रण, ठीक है ना भाई? कॉमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करता है। बात समझ में आई? उनका नियंत्रण होता है। इनके लिए कोई कॉमर्शियल बैंक खोला जाना है तो उसके लिए लाइसेंस कौन जारी करता है बेटा? तो लाइसेंस जारी करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे काम कौन करेगा? आरबीआई। इसलिए इसे बैंकों का पप्पा कहा जाता है, ठीक है ना भाई? चलो बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया सिर्फ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और ध्यान रखना है, हमारा खाता, किसी व्यक्ति का खाता आरबीआई में नहीं होता है। बैंकों के अकाउंट होते हैं, सरकार का अकाउंट होता है आरबीआई के पास। ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई? चलो बहुत अच्छे, आगे बात करते हैं। आगे बात करूं मेरे साथी, बैंकों का बैंक तो है ही, और क्या काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो बच्चे ध्यान रखना है, इसे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है ना भाई? तो ध्यान रखना है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक, सरकार का बैंक कहा जाता है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना भाई? सरकार का बैंक। अब आप कहोगे जी सरकार का बैंक कैसे? बेटा ये सरकार को भी पैसे उधार देता है। सरकार को अगर पैसे की आवश्यकता होगी तो पैसा कौन देगा बेटा? यही देगा। तो इसे सरकार का बैंक भी कहा जाता है। साथ के साथ जैसे कि विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं, वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि वित्तीय संस्थान है आपके, वित्तीय संस्थान। अब ये वित्तीय संस्थान जैसे कि मैं बात करूं आईएमएफ,
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मैं आपसे बात करूं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, ठीक है ना भाई, विश्व बैंक हो गया। मैं आपसे बात करूं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार का प्रतिनिधित्व, सरकार का प्रतिनिधित्व, ठीक है ना भाई, सरकार का प्रतिनिधित्व, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है। आरबीआई टैक्स लेता है क्या बैंक पे? सर बेटा टैक्स नहीं लेता, इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। टैक्स क्यों लेगा? ठीक है ना, टैक्स तब लगाता है आरबीआई जब बैंक आरबीआई की गाइडलाइन का पालन ना करें। मैंने आपको एक गाइडलाइन दे रखी है कि आपको 12 बजे क्लास में आना है, आप नहीं आए तो आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया, फाइन लगा दिया। तो फाइन कब लगते हैं? जब आप गाइडलाइन फॉलो ना करो। लेकिन अगर पैसा उधार ले रहे हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, ये सरकार का बैंक है। क्यों है? सरकार को ऋण देता है, ठीक है ना भाई, सरकार को पैसा देता है, सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार को ऋण देने का काम करता है, सरकार को पैसा देता है बेटा उधार, ठीक है ना भाई। और साथ के साथ ही जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं बड़ी बड़ी विश्व की, उनमें सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। अब मान लो बेटा हमें आईएमएफ से पैसा लेना है, तो आईएमएफ से पैसा लेने मोदी जी थोड़ी ना जाएंगे बुग्गी में बैठ के। कौन जाएगा? ये जाएगा, आरबीआई जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जाएगा, ये सरकार की तरफ से जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। जितनी भी इनकी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की जितनी भी बैठक होती है, समिट होती है, कौन प्रतिनिधित्व करता है? आरबीआई करता है। पैसा लेना देना ये सारी चीजें, ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है। तो सरकार का बैंक भी है, ठीक है भाई। आगे बात करें बच्चे आपसे, अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे यहां नंबर 4, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है, नियंत्रण, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना भाई। फॉरेन एक्सचेंज क्या है बच्चा? यह है विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना और उसका नियमन करना। विदेशी मुद्रा आपको पता है ना भाई, हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार होता है जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। तो विदेशी विनिमय, इंडिया के रुपए से विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज होना हो, चाहे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन होना हो, सारे काम कौन करता है बेटा? आरबीआई करता है। बात समझ में आई? तो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करके लाना। विदेशी मुद्रा किसके अंडर आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो यही विदेशी मुद्रा का क्या करता है? प्रबंधन करता है, उसका नियमन करता है, उसका संचालन करता है, उसका इंतजाम करता है। तो यही सब कुछ करता है, ठीक है ना भाई। सुनीता कह रही है सीजीएल, बेटा सीजीएल के लिए अभी अंकित सर वीडियो लेके आएंगे आज, आप उसे देखिएगा, उसमें सारी जानकारी वो देने वाले हैं। तो सीजीएल वाले बच्चे वहां एक बार जुड़िएगा, ठीक है ना। एक पहले कानून होता था विदेशी मुद्रा के विनिमय से जुड़ा हुआ, जिसे बोलते थे बेटा फेरा, ठीक है ना भाई। क्या बोलते थे? फेरा कहते थे। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। सेरा एक्ट कब आया? फेरा एक्ट, फेरा अधिनियम कब आया था? यह था बच्चे 1973 में, 1973 में। इसकी फुल फॉर्म थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना भाई। तो भैया कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है। फेरा के तहत करता था विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, ठीक है ना भाई। इसे पहले कानूनी अपराध माना जाता था, लेकिन अब इसे कानूनी अपराध से हटा दिया गया है, इसे सामान्य बना दिया गया है, ठीक है ना भाई। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन या रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा फेरा अधिनियम कब आया, आप बताओगे 1973 में। आपसे पूछ लेगा फेरा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना भाई। अब देखो फेरा को समाप्त करके एक आसान सा कानून बनाया गया जिसे बोलते हैं फेमा, ठीक है ना भाई। ये फेमा भी एग्जाम में पूछ लेता है कई बार।
फेमा को बोलते हैं बच्चे आपका फॉरेन एक्सचेंज। फेमा कब आया? यह था 1999 में। किसके स्थान पर आया बेटा? फेरा की जगह। तो फेरा अब क्या हो गया है बेटा? ये अब समाप्त हो गया है। अब फेरा कानून काम नहीं करता। अब कौन करता है? फेमा कानून काम करता है। आपसे पूछेगा आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किस अधिनियम के आधार पर करता है? तो किस कानून के आधार पर करता है? फेमा एक्ट 1999 में। ठीक है ना भाई? फेमा एक्ट 1999 के आधार पर करता है। बिल्कुल। चलो बहुत अच्छे। अगर मैं बात करूं बच्चे, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है फेरा है, फेरा खत्म है। अब फेरा के स्थान पर आया है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है ना भाई? तो अब कौन सा कानून काम करता है बेटा? तो ध्यान रखना है, अब फेमा काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है ना भाई? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट एक्ट काम करता है। चलो बहुत अच्छे। हां बेटा, अब नहीं है फेरा, अब फेरा की जगह फेमा आ गया है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया है। ठीक है ना भाई? मैनेजमेंट एक्ट आ गया है। तो अब कौन से, आपने देखा होगा ना, एक चीज देखो नॉर्मल सी, विदेशी करेंसी की जरूरत पड़ती है, विदेश में व्यापार करते हैं, पैसा विदेशी करेंसी की देखरेख करने के लिए कोई तो चाहिए। तो बेटा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। चलो बेटा पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूं कि आपको विदेशी विनिमय का प्रबंधन करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। आरबीआई पहले फेरा अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता था। अब बेटा फेमा एक्ट 99 आया जिसके तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। ठीक है ना भाई? बेटा रेगुलेशन और मैनेजमेंट में शब्दों में कोई अंतर नहीं है ऐसा, लेकिन कानून को आसान बनाया गया है। कानून पहले दंडनीय अपराध होता था, अब दीवानी मामला कर दिया गया है। इसको समझना नहीं है आपको, ये एक्ट डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगर आप बैंक पीओ, ठीक है ना, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते तो इसे डिटेल में पढ़ना होता। आपको सिर्फ फुल फॉर्म पूछेगा, किस ईयर में एक्ट आया, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना? तो इसके डिटेल में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं किसी किताब में आपको इतना सामान्य देखने को मिलेगा भी नहीं। ठीक है ना भाई? चलो तो फेरा फेमा हो गया, बहुत अच्छे। आगे बात करें और कौन कौन से काम हैं। ठीक है, चलो चलो भाई बहुत अच्छे। और का काम है बेटा क्रेडिट कंट्रोल करना, साख का नियंत्रण करना। ठीक है ना भाई? आगे नंबर 5 पे डालोगे बेटा साख का नियंत्रण, साख का नियंत्रण, साख का नियंत्रण। क्रेडिट कंट्रोल जिसे कहा जाता है बेटा, जिसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल करना, साख को कंट्रोल करना, साख का नियंत्रण करना। बेटा मैंने आपको बताया है, आपसे पूछेगा फेमा एक्ट कब आया, ईयर पूछ लेगा। फेमा आया था 1999 में। पूछेगा फेमा की फुल फॉर्म बताओ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आप बता दोगे। आपसे पूछ लेगा कि आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किस अधिनियम के तहत करता है, आप बताओगे फेमा एक्ट 1999। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है ना भाई? चलो बहुत अच्छी बात, क्लियर है? तो क्रेडिट कंट्रोल, साख बेटा, साख लग गया है तो इसे साख कर लेना है। ठीक है ना भाई? साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण कौन करता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। एक प्रश्न और पूछता है, साख का निर्माण, क्रेडिट फॉर्मेशन का काम किसका होता है? साख का निर्माण कौन करता है? ठीक है ना भाई? अगर पूछे बेटा साख का निर्माण कौन करता है, साख का निर्माण करने का काम किसका काम है? साख का निर्माण, जिसे कह देते हैं क्रेडिट फॉर्मेशन। क्रेडिट फॉर्मेशन,
क्रेडिट फॉर्मेशन। साख का निर्माण कौन करता है? साख का निर्माण करते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक को बोलते हैं बेटा सीबी, कॉमर्शियल बैंक। अब देखो दो प्रश्न बनते हैं, दो प्रश्न, ठीक है ना भाई। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा मेरे दोस्त आपसे कि साख का नियंत्रण करना किसका काम है? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल को एक आप मैं बताना चाहूं एक तरीके से कि क्रेडिट को मैनेज करने का काम तो होता है आरबीआई का, लेकिन क्रेडिट बनाना, ठीक है ना, क्रेडिट का मतलब कितना मार्केट में पैसा उधार देना है, सीधी सी बात ये समझो, ठीक है ना भाई। तो साख का निर्माण कौन करते हैं? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन से हैं बेटा? जैसे कि मैं बात करूं पीएनबी, देखा है ना पीएनबी, आपसे मैं सुन एसबीआई, एसबीआई, ये सारे क्या हैं जिनमें हमारे खाते होते हैं? ये सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिट फॉर्मेशन यानी कि साख का निर्माण करना वाणिज्यिक बैंकों का काम है, कॉमर्शियल बैंकों का काम है, जबकि साख को कंट्रोल करना कितना पैसा मार्केट में जाना चाहिए, सारी चीजें, ठीक है ना भाई। कौन कंट्रोल करता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना भाई। बेटा क्रेडिट को ही साख कहते हैं। एक मान लो कि कितनी उधारी देनी है, सीधी सी बात ये समझो, ठीक है ना। ये काम कौन करता है बेटा? दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए, इसलिए दोनों ही चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे। और क्या काम करता है बेटा? और आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, मॉनिटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या काम करता है बेटा? आरबीआई का काम है मॉनिटरी पॉलिसी बनाना, मॉनिटरी पॉलिसी बनाना, मॉनिटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है ना भाई। मॉनिटरी पॉलिसी बनाना जिसे कहते हैं बेटा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति भी बेटा आरबीआई बनाता है। अब आप कहोगे आरबीआई क्यों बनाता है मौद्रिक नीति? आरबीआई पगला गया है क्या? नहीं बच्चे, आरबीआई पगलाया नहीं है। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति बनाता है। मौद्रिक नीति ही पढ़ेंगे अब हम, ठीक है ना भाई। तो आरबीआई किसका निर्माण करता है? मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति बनाता है। मौद्रिक नीति से आरबीआई क्या काम करता है? ठीक है ना भाई। मौद्रिक नीति के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई अर्थव्यवस्था में, देश के अंदर अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करता है। मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करता है। मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करता है, ठीक है ना भाई। मुद्रा की आपूर्ति क्या है बेटा? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है ना भाई। मनी सप्लाई, पैसा कितना है अर्थव्यवस्था में, यह किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मौद्रिक नीति के द्वारा, ठीक है ना। बेटा सहकारी बैंकों के बारे में आपको आगे बताऊंगा, अभी मैंने बैंकिंग टॉपिक खत्म नहीं किया है। जो चीजें सीक्वेंस में मैं कराता जा रहा हूं उन्हें आप समझते जाइएगा, ठीक है ना भाई। दोबारा से एक चीज समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। मौद्रिक नीति क्या होती है? एक तरीके की नीति जिससे कि बाजार में कितना पैसा है यह कंट्रोल किया जा सके। मौद्रिक, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, मौद्रिक नीति बनाने का काम किसका है? आरबीआई का। दूसरी चीज, मौद्रिक नीति से आरबीआई क्या करता है? अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है यह चीज कंट्रोल करता है। देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको महंगाई पढ़ाई थी। महंगाई, महंगाई ध्यान होगा ना। महंगाई बेटा बढ़ती कब है? महंगाई कब बढ़ती है? जब पैसा बढ़ता है। पैसा, अगर पैसा यानी कि ऐसा मानो पैसा होना चाहिए इतना अर्थव्यवस्था में तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन बेटा पैसा हो गया इतना, ज्यादा हो गया, इसका मतलब महंगाई आ जाएगी। तो आरबीआई का काम करेगा, पैसे को कम करेगा, मतलब मनी सप्लाई कम कर रहा है। पैसा होना चाहिए इतना, पैसा हो गया इतना, यानी कि पैसा कम हो गया है, तो क्या आ जाएगी? मंदी आ जाएगी। तो आरबीआई क्या करेगा? पैसे को इतना करेगा, इतना बढ़ाएगा। तो मौद्रिक नीति के द्वारा पैसे को कम और ज्यादा किया जाता है जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है ना भाई। बात क्लियर हो रही है? नैना यादव, सिलेबस कब तक खत्म होगा? बेटा जब तक आपके सामने ही है, जब तक होगा कर देंगे, एग्जाम से पहले हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। पूरी जल्दी है, हमें भी आपसे जल्दी है बेटा, टेंशन मत लो आप।
तो कहने का मतलब क्या है, जो मौद्रिक नीति से क्या होता है बेटा, मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कितना पैसा है अर्थव्यवस्था में। और बेटा ध्यान रखना है, इस मनी सप्लाई से क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इन्फ्लेशन 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 क्या होता है बेटा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करता है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण यानी कि महंगाई पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना, महंगाई पर नियंत्रण, जिससे क्या हो, अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी, स्थायित्व तो बना रहे, चीजें ज्यादा महंगी ना हो, ठीक है ना भाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब मेरे साथी, मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम में पूछेगा कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति क्यों बनाता है भैया, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई ज्यादा होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई मौद्रिक नीति से क्या करता है भैया, ये करता है बच्चे, ये करता है यानी कि किसको कंट्रोल, यानी कि देश में महंगाई को कंट्रोल। और महंगाई अगर कंट्रोल होगी तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मोटा क्या है सर, बेटा ये मोटा तो मेरी समझ में भी नहीं आया, मोटा तो मैंने भी ना सुना कभी। कुछ होता होगा मोटा पूटा, बेटा मेरी समझ से बाहर है मोटा। देखो दोबारा एक बार और बता रहा हूं, देखो सीधी सी बात क्या है, आरबीआई क्या बनाता है, मौद्रिक नीति। आरबीआई क्या बनाता है, मौद्रिक नीति। अभी बताऊंगा मौद्रिक नीति होती क्या है। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता क्यों है बेटा, पैसे को कंट्रोल करने के लिए। पैसा कंट्रोल करना है, पैसा ज्यादा होगा आपको पता है महंगाई बढ़ जाएगी, पैसा कम होगा मंदी आ जाएगी। आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई चाहता है कि भाई विकास हो। विकास का मतलब बेटा डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कब होगा, जब कीमत स्थिर बनी रहेंगी, ठीक है ना भाई। और कीमत स्थिर करने के लिए आरबीआई इस मनी सप्लाई को, मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करेगा। मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। मनी सप्लाई कंट्रोल होगी तो बेटा क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना आए और डेवलपमेंट हो, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं सत्यम तिवारी, मौद्रिक नीति कितने प्रतिशत है। चचा मौद्रिक नीति प्रतिशत नहीं होती है, मौद्रिक नीति के कुछ टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका परसेंटेज होता है, अलग अलग होता है। और हर 3 महीने के बाद आरबीआई इसे मतलब निरीक्षण करता है, चेक करता है। आरबीआई चेक करता है कि पैसा बढ़ तो नहीं गया 2-3 महीने में, 2-3 महीने में, ठीक है ना भाई। और अगर पैसा बढ़ जाता है तो इन रेट्स को बदला जाता है। तो अब बात करते हैं बेटा मौद्रिक नीति के उपकरण कौन से हैं, ठीक है ना भाई। उपकरण, टूल्स ऑफ, चलो अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से जिनके माध्यम से पैसा कंट्रोल होता है। मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण, टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। पहला होता है बच्चे जिसे कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट जिसे कहते हैं बच्चे बैंक दर। बैंक दर एग्जाम में पूछेगा आपसे बैंक दर क्या होती है, ठीक है ना बच्चे। तो ध्यान से समझना है, बैंक रेट वह दर है जिस पर, वह रेट, ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई, ठीक है ना भाई, कॉमर्शियल बैंकों को, सीबी का मतलब कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक को ऋण उधार देता है, पैसे उधार देता है, ठीक है ना भाई, ऋण उधार देता है। तो जिधर को तीर लग रहा है ना उधर पैसा जा रहा है, सीधी सी बात ये समझनी है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे मौद्रिक नीति, ये कौन है, आपने लिखा है सर, अरे बेटा मुद्रा लिखी होगी, मूटा ना लिखा है। चचा पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, मूटा लिखा गई है हमने, बेटा मुद्रा लिखी है, मुद्रा। ठीक है चलो बात समझ में आ रही है ना। एक बार बहुत अच्छे,
बेटा समझने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग का भी प्रयोग करोगे। मैं आपको जो बता रहा हूं मेरी बात समझो। देश में पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, पैसा घटेगा तो बेटा मंदी आएगी, यानी कि चीजें ठीक होंगी। तो जब भी पैसा ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई पैसे को कम करने के लिए कुछ ब्याज की दरों को घटाता और बढ़ाता है, जैसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है ना, तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। अभी बैंक रेट बढ़ा दी थी आरबीआई ने, ये हो गई थी बच्चे 5.65%। तो प्रेजेंट में कितना है, 5.65% चल रही है। ये बदलती रहती है बैंक दर वगैरह, ठीक है ना भाई। तो बैंक दर एक इंटरेस्ट रेट है, एक ब्याज की दर है। तो भैया जब भी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा चाहिए होता है किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई पैसा दे दे, पैसा दे दे। आरबीआई पैसे उधार दे देता है कॉमर्शियल बैंकों को, सही बात है। लेकिन बेटा इंटरेस्ट लेता होगा तो वही इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं कि वह इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बैंक रेट कहते हैं। आरबीआई से कॉमन पर्सन नहीं ले सकता बेटा, कॉमन नहीं, अंबानी भी नहीं ले सकता, क्योंकि आरबीआई में खाते बैंकों के होते हैं, सरकार का होता है, किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का कोई खाता नहीं होता है। और ना ही ये किसी को लोन देता है इंडिविजुअल लोग लोन लेते हैं वाणिज्यिक बैंकों से, कॉमर्शियल बैंक, जैसे पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सारे, एक्सिस बैंक हो गया, ये कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, जिनमें हमारे खाते हैं। ठीक है ना भाई, तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो पैसा देता है ये कैसा देता है, लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, ये बात ध्यान रखनी है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। ठीक है ना भाई, तो कहने का मतलब लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए अगर पैसा चाहिए तो बैंक रेट पर पैसा उधार लेते हैं। दीर्घ अवधि के लिए पैसा चाहिए बेटा तो किस पर लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लेंगे तो किस पर लेंगे, तो ध्यान रखना है बेटा, बैंक रेट पर लेंगे, बैंक रेट। ठीक है ना भाई। अब आप कहोगे गुरुजी इससे पैसे पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखो सीधी सी बात यह है कि अगर मान लो बैंक रेट चल रहा है आपके सामने, ये है, अगर मैं कहूं आपसे बेटा देखो सीधी सी बात समझो, अगर एक बार में समझना है तो ऐसे समझ में आएगा कि बैंक रेट का क्या प्रभाव पड़ता है बाजार पर। देखो ये है बेटा, ये है आरबीआई, ठीक है ना भाई। आरबीआई पैसे दे रहा है, किसको दे रहा है बच्चे, कॉमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को दे रहा है, ठीक बात है। अभी मान लो बैंक रेट चल रहा है बेटा 5%, ये कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये भी तो आगे जनता को लोन देते हैं। ये जनता है बेटा, जनता, ये आप हो या मैं हूं, पैसे की आवश्यकता होगी, पैसा उधार लेंगे वाणिज्यिक बैंक से, ये आपको दे रहा है कितने % पे, अगर यहां से 5 पे मिल रहा है तो आपको 10% पे उधार दे दिया। ठीक है ना भाई, आप ले रहे हो भक्के। लेकिन जब भी आरबीआई को ऐसा लगेगा कि भैया ज्यादा पैसा पहुंच गया अर्थव्यवस्था में, कम करो उसे, अब जाना नहीं चाहिए, कम कर दो, तो आरबीआई इस रेट को बढ़ा देगा, बैंक रेट को। अब जैसे ही आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाकर मान लो 5% से 7% कर दी, तो बेटा कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा जो मिलेगा, पहले मिल रहा था इन्हें 5% पे, अब मिलेगा 7% पे। क्या ये अपने कस्टमरों को अब भी 10% पे देंगे, नहीं देंगे बेटा। ये बढ़ा के कितना कर दिया इन्होंने, 12% कस्टमर को पैसा दे रहे हैं 12% पे। ठीक है ना भाई, अगर 12% पे देंगे तो ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी कस्टमरों को, तो क्या कस्टमर, ग्राहक लोन लेना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे तो बाजार में पैसा कम पहुंचेगा। ठीक है ना भाई, चलो बहुत अच्छे। एक कह रहे हैं न्यू बैंक खोलने के लिए आरबीआई को क्या देना पड़ता है, बेटा आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जाके कहो आरबीआई एक बैंक हमारो भी खोल दे भैया, आ जाएगा फिर। ठीक है ना भाई। अरे बेटा कीर्ति शंकर, ये डाउट ग्रुप किस लिए बनाया हुआ है, आपके डाउट के जवाब देने के लिए। तो डाउट ग्रुप में डाउट पूछा करो आप। यहां कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको बताता हूं और उसे समझो, और समझने का दिमाग का खेल होता है बेटा। इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत बुद्धि भी लगती है, ये नहीं है कि ऐसे ही तुक्का बजाए जा रहे हैं तो बेटा काम चल रहा है। ठीक है ना, तो चीजों को समझिएगा। तो अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा दे तो इसका मतलब कॉमर्शियल बैंकों को पैसा महंगी ब्याज पे मिलेगा और ये अपने कस्टमरों को महंगी ब्याज पे देंगे। इसका मतलब लोग पैसा लेना कम पसंद करेंगे। ठीक है ना भाई। अगर आरबीआई यानी कि बैंक रेट को घटा दे
तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बैंकों को सस्ती ब्याज पे पैसा मिलेगा और ये अपने कस्टमरों को सस्ती ब्याज पे पैसा देंगे, इसका मतलब ज्यादा पैसा लेना पसंद करेंगे। तो अगर बैंकों को बेटा साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आरबीआई से पैसा उधार चाहिए ना बेटा, तो वो किस पे लेते हैं, बैंक रेट पर पैसा लेते हैं, बैंक दर पर पैसा लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलो बेटा, ऐसा है कि आरबीआई को क्या देना होता है बेटा, ये कोई जनधन अकाउंट नहीं है कि हमें बैंक खोलना है। आपके पास 500 करोड़ रुपए होने चाहिए मिनिमम बैंक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले तो बेटा 500 करोड़ रुपया दिखाने पड़ेंगे आरबीआई को, जब जाके तुम बैंक स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसा ना है कि जाके आरबीआई एक बैंक हमारा भी खोल दे भैया, भैया बैंक खोल रहे हो, परचूने की दुकान थोड़ी ना है 30,000 रुपये में खुल जाएगी, थोड़ी समझे करो यार, ठीक है ना भाई। बेटा सारी चीजें समझाऊंगा, समझो पहले। बैंक रेट समझ में आया। लंबे समय के लिए जब बैंक पैसा उधार लेते हैं आरबीआई से तो वो बैंक रेट पर लेते हैं। दूसरा होता है बच्चे आपका रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट ताई है बैंक रेट की, रेपो दर कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना भाई। रेपो दर कहा जाता है हिंदी में रेपो रेट को। चलो भाई बहुत अच्छे। अगर मैं रेपो रेट की बात करूं बच्चे तो ये 5.40% चल रही है अभी प्रेजेंट में। ये बदलती रहती है, ऐसा नहीं है कि आज से साल भर बाद एग्जाम दो तो यही रहेंगी, नहीं, बदल जाएंगी। आरबीआई ने चेंज करता रहता है। तो 5.4% चल रहा है बेटा अभी प्रेजेंट में। क्या बेटा, रेपो रेट। अब आप कहोगे गुरुजी रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई पैसे उधार देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे उधार देता है कॉमर्शियल बैंकों को। अब आप कहोगे गुरुजी पहले भी तो यही बात बताई तुमने, लेकिन बेटा पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी। ये कह रहा है लोन लेने के लिए बैंक को कुछ गारंटी सबमिट करना होता है। क्या, जैसे आपने एसेट्स। बेटा देखो बैंक देखो यार, तुम्हें मैं लोन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इंश्योरेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे बेटा सारी चीजें पता है। देखो 2 तरीके के लोन होते हैं, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। एक पर्सनल लोन ले लिया मान लो मैंने अपनी सैलरी के बेसिस पे, वो अनसिक्योर लोन है। एक सिक्योर लोन होता है जैसे कि होम लोन ले लिया। होम लोन लोगे आप किसी चीज के अगेंस्ट लोगे, जैसे कि अपने प्लॉट पे ले लिया आपने कंस्ट्रक्शन के लिए। घर लेने के लिए अगर आपने लोन लिया है बेटा तो उसका बैंक पूरा नहीं देता है, जितनी वैल्यू होती है उसका 75-80% लोन देता है। और आपके जो घर के कागज होंगे उन्हें अपने अंडर में ले लेगा। आप पटा दोगे तो ठीक है, नहीं तो नीलामी कर देगा। तो बैंक पागल नहीं है जो ऐसे ही तुम्हें बांट देगा। तो लोन 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर एंड अनसिक्योर, अलग अलग तरीके से हैं वो, ठीक है ना भाई। तो दोनों चीजों में अंतर क्या है गुरुजी, ये भी सेम है बैंक रेट और रेपो रेट, तो फिर अंतर क्या है बेटा। यहां भी पैसा आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को दे रहा है, यहां भी दे रहा है, ऊपर भी बेटा बैंक रेट में भी। तो यहां अंतर क्या होता है, जो आपका रेपो रेट बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय के लिए होता है। और बच्चे ये जो होता है ना, ये जो रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना भाई। शॉर्ट टर्म होता है यानी कि लघु अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम 15 दिन के लिए अगर लोन चाहिए किसी बैंक को, अचानक से 15 दिन की जरूरत पड़ गई तो वो किस पर लेगा बेटा, यानी कि इसी पे लेगा, ठीक है ना भाई। चलो, तो रेपो रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलता है, कम समय के लिए। लेकिन अब देखो एक चीज का और अंतर होता है, यहां जो आरबीआई पैसे देता है कॉमर्शियल बैंक को, वो प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज गिरवी रखता है, ठीक है ना भाई। प्रतिभूति गिरवी रखकर दिया जाता है, गिरवी रखकर, सिक्योरिटी गिरवी रखकर दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कम समय के लिए देगा और दूसरा सिक्योरिटी गिरवी रखेगा, प्रतिभूति गिरवी रखेगा। आप कहोगे गुरुजी ये सिक्योरिटी क्या चीज आ गई। बेटा जैसे कि आप किसी अपने मोहल्ले वाले के पास जाओ, चचा मुझे 20,000 रुपए दे दो, मुझे जरूरत है अचानक से। वो कहेंगे चचा मैं क्यों दे दूं तुझे भाई, वापस कर देगा क्या। अब उन्हें चचा को तो भरोसा नहीं है, आप मुझसे ही कहने लगो गुरुजी 1 लाख रुपया चाहिए। बेटा गुरुजी के पास हालांकि ना है, लेकिन गुरुजी कहेंगे भाई प्रबंध चलो मैं कैसे ही कराता हूं तुम्हारा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा आपसे भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता कौन हो तुम, और जानता भी हूं तो मुझे भरोसा नहीं है कि तुम पैसे वापस करोगे। तो एक काम करो, आप कुछ अपनी चीज गिरवी रख दो, अपनी जमीन के कागज रख दो, आप अपना गोल्ड का कोई सामान रख दो। तो यहां क्या होता है, यहां कॉमर्शियल बैंकों को अपनी कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है जब पैसे मिलता है,
ठीक है ना भाई। बेटा ये कौन है? संदीप कुमार। ओ भैया यार, क्यों मतलब थोड़ा बहुत लगाते हो या नहीं लगाते हो बुद्धि अपनी यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म के लिए है रेपो रेट बच्चे, कम समय के लिए पैसा चाहिए उधार। ठीक है ना, और बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रतिभूति गिरवी रखनी पड़ेंगी। और ये बच्चे बैंक रेट था लंबे समय के लिए। यहां भी पैसे आरबीआई दे रहा है कॉमर्शियल बैंकों को, लेकिन ये दीर्घ अवधि 15 दिन से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है ना भाई, तो ये चीज ध्यान रखना है। यहां कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी है, बिना गिरवी रखे पैसा मिल जाएगा आपको उधार लंबे समय के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो यहां बात समझनी है बच्चे, बात क्लियर है? तो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों आपने समझा। अब बात करते हैं बेटा आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब उल्टा। ठीक है ना भाई, तो अगला जो तीसरा होगा बच्चे वो क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, उल्टी दर बेटा, उल्टी वाली दर। रिवर्स रेपो रेट अभी वर्तमान में चल रही है 3.35%। ठीक है ना भाई, 3.35% चल रही है। ये है बेटा रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट को हिंदी में भी रिवर्स रेपो रेट ही कहा जाता है। रिवर्स रेपो दर, बस रेट को दर बोलते हैं, बाकी चीजें सभी सेम है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसमें कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा रखते हैं। ऐसा भी होता है गुरुजी? बिल्कुल होता है बेटा। ठीक है ना भाई। सीबी क्या गिरवी रखता है? अरे बेटा सीबी, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। बैंक बेटा बहुत सारी चीजों पे लोन देते हैं। मैं लोन देना नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बता रहा हूं। लोन का कॉन्सेप्ट अलग है बिल्कुल। ठीक है ना, दुनिया भर के तरीके के लोन होते हैं बेटा, और अलग अलग चीजें गिरवी रख के लोन देते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या गिरवी रखता है? तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई चेक हो सकता है। चेक एक तरीके की सिक्योरिटी होती है। आप किसी को पैसा देते हो, कह दो चेक साइन करके दे दे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूति, जैसे ट्रेजरी बिल, टी बिल बोलते हैं जिन्हें, आप नहीं जानते हो उनके बारे में, और उनका काम भी नहीं है आपके लिए। ठीक है ना भाई। चलो बेटा देखो, थोड़ा सा सोचोगे ना चीजों के बारे में, तभी देखो ये इकोनॉमिक्स है। थोड़ा सा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और अगर आप नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, समझोगे तो आएगा। और फिर भी लग रहा है आपको कि बेटा आ ही नहीं रहा है कतई, तो फिर दिमाग लगाओ मत आप, फिर बेटा आनंद लो, और बेटा और सब्जेक्ट पढ़ो जो समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, ज्यादा परेशान मत हो फिर आप। अगर तुम्हें लग रहा है कि चीजें पकड़ पा रहे हो तो पकड़ो आप। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, और इससे बढ़िया तरीका बेटा कोई और दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर कॉमर्शियल बैंक पैसा अपना जमा करा देते हैं आरबीआई के पास। यानी कि सीबी कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं, आरबीआई के पास जमा कराते हैं। ठीक है ना भाई, जमा कराते हैं, आरबीआई के पास ले जाकर धर दे में, और आरबीआई ब्याज देता है ना बदले में। जैसे कि आज के समय में अगर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराएगा तो उसे 3.35% की ब्याज मिलेगी। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया, रेपो रेट कितना चल रहा है? रेपो रेट चल रहा है बेटा 5.4% का। यानी कि बेटा कॉमर्शियल बैंकों को पैसा महंगा मिल रहा है। यानी कि अगर मैं बात कहूं आपसे सीधी सी, अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं 3% पे, ठीक है ना, तो आप बेटा मुझे 2% पे उल्टे क्यों दोगे? जब मैं ही तुम्हें 3% पे दे रहा हूं, कम पे थोड़ी ना वापस करोगे। तो जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि भैया देश में ज्यादा पैसा हो गया, ज्यादा पैसा पहुंच गया अर्थव्यवस्था में, तो आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो कॉमर्शियल बैंक पता है क्या सोचते हैं, मार्केट में पैसा देने का क्या फायदा जब हमें आरबीआई इतनी सारी ब्याज दे रहा है। तो मतलब जब भी यानी कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब कॉमर्शियल बैंकों को ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये बेटा लोन के रूप में देने की बजाय अपने पैसे को कहां जमा कर देंगे? आरबीआई के पास जमा कर देंगे। बात समझ में आ रही ना? तो कहने का मतलब रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब कॉमर्शियल बैंकों को ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो वो और कहीं भगने की बजाय सीधा पैसा अपना आरबीआई के झोले में ले जाकर डाल देंगे। ठीक है ना भाई।
दूसरी चीज क्या है बच्चे, दूसरी चीज यह है कि अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट घटा दे, इसका मतलब क्या है, यानी कि कॉमर्शियल बैंकों को कम ब्याज मिलेगी आरबीआई के पास पैसा जमा करने पे। तो क्या आरबीआई चाहेगा कि वो अपना पैसा जमा करे? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं लोन में बांटू जनता में। ठीक है ना भाई, तो ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है ना, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये कुछ नहीं होता है, ये एक ही है, अकेला ही है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना भाई, जबकि आपका बैंक रेट और रेपो रेट में दोनों में अंतर मैं बता चुका हूं। ठीक है ना भाई, तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे, ऐसे करके पूछ ले, घुमा के पूछेगा, बिल्कुल घुमा देगा। वो कहेगा अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाजार में मुद्रा की सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा देंगे। आरबीआई के पास जमा करा देंगे तो लोन नहीं देंगे। जब लोन नहीं दिए जाएंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। पैसा नहीं पहुंचेगा तो मतलब बेटा मामला खत्म हो जाएगा लोगों के पास। ठीक है ना? बेटा कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, जब उनकी आवश्यकता हो तब ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज है। आगे बात करूं मेरे साथी, तो अगला होता है, अगला जो होता है चौथा नंबर, वो होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। चौथा टूल, चौथा और क्या बदलाव कर सकता है? सीआरआर जिसे बोलते हैं। सीआरआर फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार सीआरआर की। सीआरआर को बोलते हैं बेटा कैश रिजर्व रेशियो। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, यहां शब्दों से ही क्लियर हो जाएगा आपको। नगद का मतलब कैश के रूप में होना चाहिए, आरक्षित का मतलब रिजर्व होना चाहिए, अपने पास रखा हुआ होना चाहिए। अनुपात का मतलब एक हिस्सा, एक रेशियो, मैथ में आपने पढ़ा होगा। चलो भाई बहुत अच्छे। बेटा हिमांशु पचौरी ऐसी व्यवस्था करूंगा कि कोर्स से हटा दिए जाओगे, ये बात भी ध्यान रखना यार। मैं व्यापारी हूं, मैं तुम्हें लग रहा है मैं व्यापारी हूं, पैसे उधार दे रहा हूं यार। थोड़ा बहुत पेशेंस और सब्र और थोड़ा सा बुद्धि भी लगाया करो कभी कभी मेरे दोस्त। ठीक है ना? अरे भाई नीतू कुमार, बेटा बुद्धि को कहां, मतलब वहां प्रयोगशाला में रखी आए हो कहीं है? बताई है कि मिनिमम जो 15 दिन होगा, 15 दिन मिनिमम 15 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो बेटा कहां मिलेगा? रेपो रेट पर मिलेगा। ठीक है ना? बैंक रेट पर मिलेगा लंबे समय के लिए, 15 दिन से ज्यादा, साल 2 साल के लिए। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बेटा ध्यान दिया करो बोर्ड पे, कमेंटों में ध्यान दोगे तो बुद्धि में ना आवे 10% भी चीज। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, मतलब पैसा इकट्ठा रखना है नगदी के रूप में। अभी वर्तमान में जो कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है बेटा, वो चल रहा है 4.5%, 4.5%। ठीक है ना भाई? 4.5% चल रहा है। इसका मतलब जो कुल जमा होगा किसी बैंक का, यानी कि देखो सीधी सी बात समझो, सीधी सी बात ये समझनी है कि ये एक बैंक है, ये बना दिया बैंक, ये है बच्चे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक। इसके पास जो कुल जमा पैसा है वो 100 रुपए है। बैंक का फायदा कब होता है? बैंक का फायदा तब होता है जब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे, तभी तो उसका फायदा होगा बच्चे। ठीक है ना भाई? बैंक को फायदा कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोन देगा। बैंक के पास जमा है 100 रुपए, तो आरबीआई की एक गाइडलाइन है कि आपको सीआरआर एसएलआर फॉलो करने पड़ेंगे। तो यानी कि एसबीआई बैंक बेटा चाहेगा कि वो 100 के 100 रुपए लोन के रूप में दे दे, लेकिन आरबीआई टपक गया। आरबीआई ने कहा आपको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। एसबीआई बोला ये क्या व्याधा है? यूं कह ऐसा है भैया कि अपनी जो भी तेरी जमा पूंजी है ना, जितना भी पैसा है तेरे पे, उसमें से इतना पैसा 4.5% पैसा मेरे पास जमा कर दे कैश के रूप में। यानी कि भैया, यानी कि एसबीआई ने अपने 100 रुपए में से 4.5 यानी कि 4.5 रुपए ले जाकर किसको दे दिए? यानी कि आरबीआई को दे दिए। इस पे ब्याज ना देगा आरबीआई, ये जमा कर दिए किसके रूप में? कैश के रूप में, नगदी के रूप में। ठीक है ना भाई? तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन्हें पर डे अपना सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना होता है। मैं आपसे, हां बेटा कई बार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है,
तब आपको करंट की रेट पूछ ली जाती है, बिल्कुल पूछ ली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप ये अपडेट होती रहती हैं। आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इन रेट्स को जरूर आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपसे पूछेगा सीआरआर क्या है। सीआरआर वह अनुपात है जिसे लोन देने से पहले कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा रखना आवश्यक होता है। तो अपना ये ₹4.5 यानी कि 4.5% पैसा किसके पास जमा करा दिया? आरबीआई के पास जमा करा दिया कॉमर्शियल बैंक ने, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब मेरे साथी, कैश रिजर्व रेशियो क्या क्या होता है, यानी कि अगर आप आरबीआई हो और मैं कॉमर्शियल बैंक हूं और मेरे पास कुल ₹100 जमा है, मैं क्या चाहूंगा, मैं 100 के 100 लोन के रूप में दे दूं। लेकिन आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है भैया पूरे नहीं दोगे। क्यों नहीं देंगे पूरे? पूरे इसलिए नहीं दोगे क्योंकि बेटा कुछ पैसा हमारे पास भी होना जरूरी है। तो एक काम करो, आप तो खर्च कर दोगे, आप मेरे से कह रहे हो आप खर्च कर दोगे, आप इसमें से कुछ पैसा कैश के रूप में मेरे पास इकट्ठा रख दो, ठीक है ना। ये पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा जब तुम्हें आवश्यकता होगी, जब तुम्हारा बैंक दिवालिया घोषित होने की कगार पे आ जाए, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों ना किए जमा? फिर बबलू बेटा एक बात बताओ, घर में रहना है तो पापा पापा कहना है, आपने सुनिए। आप घर में हो, पापा ये कह रहे हैं बेटा खेलने मत जाइयो, ठीक है ना, फिर भी आप बैट बॉल उठाए और खेलने चले गए। शाम को घुस जाओगे शांति से घर में, बेटा पापा बेटा इतना मारेंगे बुद्धि हैंग कर देंगे, बेल्ट निकाल लेंगे और भी निकाल लेंगे, और दोबारा फिर गए बच्चे तो भैया फिर बुद्धि खराब कर देंगे तुम्हारी। तो बेटा बैंकों को कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है? आरबीआई, पापा है, उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना, उसकी बात माननी पड़ेगी। तो भैया जरूरी है, अगर किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका लाइसेंस रद्द कर देगा आरबीआई अगर बात नहीं मानोगे। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा, ये बेटा मैं नहीं कर रहा से काम थोड़ी ना चलेगा, ये तो गाइडलाइन है आरबीआई की। आप आरबीआई के अंडर काम कर रहे हो, आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा अगर नहीं सुनोगे तो आप, ठीक है ना। आरबीआई से ऊपर थोड़ी चले जाओगे आप, तो आरबीआई की बात माननी है, ठीक है ना। ये पैसा लौटा देता है आरबीआई, जितना पैसा जमा कराता है। कब लौटाता है? जब बैंक करप्ट होने वाला हो, बैंक की आर्थिक स्थिति खराब चल रही हो, तो उसे वापस कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए। मतलब यार ऐसी हरकतें करते हो तुम सभी, मुझे लगता है कि अभी मतलब 10वीं पास करी है तुमने, ना करी है तो कई बार थोड़ा सा समझा करो चीजों को अच्छे तरीके से। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हाँ भाई ऐसे समझनी चाहिए तुम्हें, लेकिन फिर भी कुछों के तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब आतंकित क्वेश्चन, आतंक मचा रखा है। तो कैश रिजर्व रेशियो आपके समझ में आया होगा, वह अनुपात जो कॉमर्शियल बैंकों को एक ऐसा रेशियो अपने कुल जमा का, ठीक है ना, जो आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा करना होता है। अगर देखो अब इससे इन्फ्लेशन पर महंगाई कैसे रुकती है इससे, अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगा, इसका मतलब बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास इकट्ठा रखना पड़ेगा, इसका मतलब वो कम लोन दे पाएंगे, कम लोन दे पाएंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी। जब भी आरबीआई को लगता है मंदी आ गई है तो आरबीआई सीआरआर रेट को घटा देता है, फिर आरबीआई के पास बैंकों को कम पैसा जमा करना होता है, ज्यादा पैसा लोन के रूप में बांट पाते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे, यानी कि महंगाई भी मैनेज होती है, और बैंक जो जब दिवालिया हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं, देखना एक बार क्लास प्रॉब्लम कर रही है। एक बार स्टॉप करके स्टार्ट करना। चैट देखो एक बार बच्चों। तो बच्चे अब आ रही है आवाज? बफरिंग हो गई, अटक गई, चल गई होगी, अब देखो चल गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना, वैसे समझ में तो आ गया होगा।
कॉमर्शियल बैंकों को, सीबी का मतलब कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंकों को ऋण, ऋण मतलब लोन बांटने से पहले, ऋण देने से पहले, देते किसको है ऋण, ऋण जनता को देते हैं, ऋण देने से पहले अपनी जमा का, अपनी टोटल जो जमा होगी, एनडीटीएल कहा जाता है वैसे उसे, ठीक है ना, अपनी जमा का एक अनुपात जो भी चल रहा होता है, रेशियो, परसेंटेज, एक अनुपात आरबीआई के पास नगदी के रूप में, नगदी मतलब नगदी बोलते हैं बेटा कैश को, नगदी के रूप में जमा कराना आवश्यक है, जमा करना आवश्यक है, जरूरी है। और उसी जमा को क्या कहा जाता है बच्चे, उसी जमा को कहा जाता है आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कैश के रूप में। देखो सीधी सी बात समझो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, कैश के रूप में जमा होगा, रिजर्व मतलब इकट्ठा रखेंगे, रेशियो का मतलब एक अनुपात, तो एक ऐसा अनुपात जो बैंक लोन देने से पहले किसके पास जमा रखते हैं, आरबीआई के पास जमा रखते हैं, अपने पास नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई, तो ऐसे करके समझना है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि आरबीआई, यदि आरबीआई क्या करे, आरबीआई सीधी सी बात है सीआरआर बढ़ा दे, सीआरआर को बढ़ा दे तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, सीआरआर बढ़ गया, इसका मतलब बेटा जो कॉमर्शियल बैंक होंगे उन्हें महंगी ब्याज पर पैसा मिलेगा, महंगी ब्याज पर पैसा मिलेगा। तो ये आगे मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, सीआरआर बढ़ गया तो मतलब ज्यादा महंगी ब्याज पे पैसा नहीं, ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपने ज्यादा हिस्से को कहां जमा करा देंगे, आरबीआई के पास। तो ये मार्केट में कस्टमरों को कम पैसा ब्याज पे दे पाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि महंगाई कंट्रोल होगी। अगर आरबीआई सीआरआर रेट को क्या कर दे बेटा, अगर सीआरआर रेट को घटा दे, कम कर दे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर सीआरआर कम कर दिया है इसका मतलब कॉमर्शियल बैंकों को अब कम पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा, अब ये अपने कस्टमरों को ज्यादा पैसा उधार दे सकते हैं, ये प्रभाव पड़ता है बस। अनुपात कितना होता है सर, छोटन कुमार, बेटा अभी जो अनुपात चल रहा है वो मैंने आपको लिखवा दिया है, तो बेटा ये बढ़ता घटता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, मार्केट की स्थिति के अनुसार है। ठीक है ना भाई। बेटा प्रिया शेखावत, ये जो बैंक में आपने देखा होगा ना, बैंक वैसे नॉर्मल 4 बजे तक 5 बजे तक खुलते हैं, लेकिन बैंक के कर्मचारी उसके बाद भी काम करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि बैंक के कर्मचारी बाद में सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये डेली बेसिस पे मेंटेन करने होते हैं, जैसे जैसे आज कितना पैसा जमा हुआ उसका एक अनुपात बेटा आरबीआई को पास डेली भेजना होता है, पर डे मेंटेन होता है, ठीक है ना, और वो भी कैश के रूप में। ऐसा नहीं है कि बैंक की हर शाखा डब्बा भर के ले जाएगी, बेटा बैंक के हेडक्वार्टर से मेंटेन किया जाता है सब कुछ। हर शाखा, हर ब्रांच अपना डेटा भेजती है ना शाम को बैंक को कि आज हमने इतने पैसे दिए और इतने पैसे हमारे पास आए। तो टोटल बैंक का, एक बैंक का कितना एनडीटीएल है टोटल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत में, तो बेटा भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लाखों ब्रांच है, ठीक है ना। तो उन लाखों ब्रांच का डेटा कहां पहुंचता होगा, एसबीआई के हेडक्वार्टर में, वहां से जाता है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है एसएलआर, सीआरआर, ठीक है ना भाई। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी की चीजें कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, सभी प्यारे दोस्तों को